नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़ और मेरे साथ इस समय हैं जो प्रसिद्ध कवि हैं राजेंद्र शर्मा जी। वो हमारे सामने बैठे हैं। राजेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने ये जो यूजीसी कानून के जो विरोध में जो 16 तारीख को यहाँ पे बल्लभगढ़ के अंदर एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, उसकी क्या जानकारी है? यूसीजी एक जो विधेयक लाई है सरकार, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट ऑफ कमीशन, तो ये 1956 से चल रहा था। इसमें पहले भी बहुत कानून ऐसे थे कि जो समानता लाने के लिए पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए थे, बच्चों के लिए, जैसे उनकी फीस माफ़ करना, स्कॉलरशिप देना, अलग से ट्यूशन देना। तो अब ऐसी क्या स्थिति आ गई थी जब इतने दिन से दे रहे कि क्या वो अब तक इतने दिन से अभी तक वो उनके बराबर नहीं आए थे। उसके बाद भी SC/ST एक्ट आया और भी कई एक्ट आए। ये सारे एक्ट जो होते हैं सामान्य वर्ग को केवल दबाने के लिए हैं, उस वर्ग को उठाने के लिए है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, देश में समानता आनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, हम भी कहते हैं और वे भी हमारे भाई हैं। आप ये कहते हैं इतने दिनों से उनका जो है वो हनन होता आया, यानी कि उनकी डोमिसाइल वो करते रहे, उनको डाउन करते रहे किसी बात को लेकर, कुछ भी। ऐसा नहीं है। यह तो उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं। आज से नहीं, मैं ये कहता हूँ 2000-2500 साल पहले क्या जातियाँ नहीं थी? तो आप मानते हैं 2-2,500 पहले कोई अत्याचार हुआ के संबंध? हाँ, ये कहते हैं बहुत समय से, मैंने सुना कईयों से कि बहुत समय से इन पे अत्याचार होते आए हैं, वो सवर्ण वर्गों ने इन पर अत्याचार किए। अत्याचार का मतलब ये होता है कि अगर हमारे देश में ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि अगर दादाजी कोई मर्डर कर दें तो उसके पोते को सजा दी जाए, तो ऐसा कानून है देश के अंदर? नहीं, ये तो और ये सब नीतियाँ, हाँ, ये तो वही वाली बात होगी कि किसी ने कसूर किया। हाल तो कसूर किसी ने नहीं किया। मेरे को एक बात बताओ, पत्रकार, आप अच्छे पत्रकार हो और आपको भी हमारे से ज़्यादा जानकारी है, आप लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये बताओ, 2-2,500 साल पहले लगभग चाणक्य, चंद्रगुप्त को राजा बनाया है चाणक्य ने। वो तो चंद्रगुप्त तो सामान्य वर्ग नहीं था। मानते हैं कि बिल्कुल अतीत में कोई ऐसा जातिवाद नहीं था। फिलहाल आप ये यूजीसी जो कानून आया है, मैं उसी पर लेना चाह रहा हूँ। आपका क्या अब आगे क्या आपका स्टेप है आपके संगठन में? मेरा, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। स्टेप जो आपने पूछा है मैं वो बता रहा हूँ। मतलब चाणक्य था, चंद्रगुप्त था, वो तो सामान्य नहीं था। कहाँ से अत्याचार हो गए? उसके बाद 3 पीढ़ियों ने राज किया। उसके बाद मुगल आए, वो तो सामान्य नहीं थे। उसके बाद अंग्रेज आए, वो तो सामान्य। जब इतने दिनों से इनका मतलब ब्राह्मणों का तो राज है ही नहीं, ठाकुरों का राज है ही नहीं, जाटों का राज नहीं था, सुनारों का राज नहीं, बनियों का राज नहीं था, तो फिर इन्होंने अत्याचार क्या कर दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। बल्कि क्या हमारे देश में जो हमारा मुख्य ग्रंथ है वाल्मीकि ने लिखा, क्या हम उसको पूछते नहीं हैं? हमारी जो गीता वो लिखी है, महाभारत लिखी है, वो भी वेद व्यास ने, वो कौन सा सामान्य था? हम पूछते हैं तो पीछे कहाँ रखते हैं? ब्याह शादियों में भी हम किसी की पत्तल यूज नहीं करते क्या? हम जो है चाक नहीं पूछते क्या? क्या स्कूलों में छुआछूत होती है क्या? क्या अस्पतालों में छुआछूत होती है क्या? क्या हम किसी से सामान खरीदते हैं वहाँ छुआछूत होती है क्या? की बात करी, अभी आपको पीछे पता होगा -40 पे एक जो क्या कहते हैं MBBS से आगे डॉक्टरी में किसी का सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें कैसे आप मानते हैं आरक्षण इस लेवल तक जाए कि डॉक्टरों का सिलेक्शन भी जाति देखकर और -40 रैंक पे किया जाए? कि इसको आप क्या समझते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमें देश की तरक्की करनी है, हमें देश का विकास करना है, हमें दुनिया में विश्व गुरु देश को बनाना है, तो हमें इस आरक्षण को और सब्सिडियों को ख़त्म करना होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं ये चीज़ नहीं है। मान लिया सामने वाला दूसरे देश वाला 99% ला करके वो डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है, वो कुछ भी बनता है, तो उससे हम 30% वाले से लड़ाएंगे तो क्या हम वहाँ से उसके सामने टिक पाएंगे? क्या हमारा देश, अगर कोई डॉक्टर है, उसने 70 सालों से आरक्षण है, किसी ने जो डॉक्टर बना किसी ने नई खोज करी है? या किसी ने कोई ऐसा जो वर्ग है जिसको आरक्षण से जाकर के आगे बढ़ा, उसने देश को आगे बढ़ाने की कोई ऐसी स्कीम लाया? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गीदड़ की और शेर की कभी लड़ाई हो नहीं सकती। इसलिए उनको अगर शेर बनाना है, ठीक है, उन्हें सुविधा दो,
मना थोड़ा ही है, वो भी हमारे भाई हैं। हम भी चाहते हैं एक भाई हमारा कमज़ोर है, हम उसकी हेल्प करें। कहीं ना कहीं वो आरक्षण देकर या इस तरह की नीतियां बनाकर वो देश को कमजोर किया जा रहा है, और जो लोग हैं उनको भी एक बैसाखी कहीं ना कहीं थमाई जा रही है सरकार। देखो, मेरा कहने का मतलब यह है, घोड़े के पैर बांध करके गधे को मत जीताओ, उसकी हेल्प करो। हम भी हेल्प करेंगे, हम भी हेल्प करते हैं। अब देखो, अब ये हुआ था, क्या आया था, कोरोना आया था। सामान्य वर्ग ने जहां तहां लगा करके देश के लिए किया नहीं है क्या? कंपनियां, कितनी कंपनियां, क्या वहाँ सभी वर्ग के नहीं काम करते हैं क्या? क्या उनको निकाल दिया जाता है? प्राइवेट कंपनियों में सामान्य वर्गों की कितनी है, लेकिन सभी वर्ग के वहाँ से नौकरी करते हैं। किसी से छुआछूत है क्या? ये तो केवल मात्र सरकार अपनी राजनीति करती है कि तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा, ऐसा किसी को नहीं है। हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, सब साथ पढ़े हैं। मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगा, ठीक है हेल्प करनी चाहिए, वे भी हमारे भाई है, लेकिन दूसरे को दबा करके इस तरह के कानून बना करके जो वो करे, और फिर सरकार अब आपकी क्या आगे रणनीति है? आगे हमारी रणनीति है, अगर मैं ये चाहता हूँ, हमारी सोच ये है समाज की कि सरकार ने जो कानून बनाया है ये बिल्कुल गलत है, और इसको रोकना लगा जाए, बल्कि इसको ख़त्म किया जाए। और नहीं तो देखो, जब कई बार विधेयक पास होते हैं तो ये कुछ लोग जो हैं सड़कों पर आ जाते हैं, सरकार की संपत्ति को पीछे देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना SC/ST एक्ट, जो एट्रोसिटी एक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया था। उसमें ये बोला गया था कि भाई इसमें जो 2 सवर्णों की जो गवाही है वो तो चली रही थी, इसके अलावा उच्च अधिकारी की जांच और एक अग्रिम जमानत का एक प्रावधान रखा था। तो उस टाइम पे बहुत देश में हंगामा हुआ, उन्होंने बहुत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और दबाव में आके सरकार को एक ऐसा कानून संसद में पास करना पड़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय जो था वो पूरा खत्म हो गया, और उसमें जो 2 सवर्णों की जो SC/ST एक्ट में गवाही लगती थी अब वो भी खत्म हो गई है। तो उस किस तरीके से मानते हैं सरकार के? तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, देखो, अगर कोई विधेयक लाती है सरकार और उनके पसंद नहीं आता, उनको नज़रों में गलत लगता है, वो सड़कों पर आ जाती है, सरकार का नुकसान करती है, सरकार की संपत्ति का नुकसान करती है, देश को पीछे धकेल देती है, धरने दे देती है, रोड जाम कर देती है। लेकिन सामान्य वर्ग ने इतने दिन हो गए आरक्षण देते हुए, कभी कोई आंदोलन तो नहीं किया कि इनको क्यों दे रहे। वो कह रहे ठीक है हमारे भाई हैं, देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब इस तरह का एक्ट ला करके सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है कि ये वर्ग भी सड़कों पर आए, ये वो वर्ग भी इस तरह के काम करे। ये वर्ग बड़ा सेंसिबल है। पे आएंगे आप? अब आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, पहले हमारी ये है कि हम पहले सरकार को 16 तारीख को हम इकट्ठे हो रहे हैं, और हम शांति स्वरूप देश के संविधान को मानते हुए देश के आगे बढ़ाने के लिए केवल अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो अगला स्टेप वहाँ लिया जाएगा। तो कहाँ से आप ये कहाँ पे कर रहे हैं ये कार्यक्रम? ये हम बल्लभगढ़ पंचायत भवन से शुरू करेंगे और SDM को ज्ञापन देंगे कि हमारी साथ में इस तरह का अन्याय ना किया जाए। ठीक है, उनको कुछ भी करें, दे किसी भाई को, लेकिन दूसरे का काट कर नहीं, इस तरह का ना करें। इसको रद्द करके कोई और सुधार करें। सुधार करने की कोई वो नहीं है, करना चाहिए, होना चाहिए। तो हमारे साथ अभी जो देश के प्रसिद्ध कवि हैं राजेंद्र शर्मा जी, वो अपनी कविताओं के माध्यम से भी हमारे देश को जागरूक करते रहते हैं, और ये लाइव इंडिया न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अब हमारे साथ हैं आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाई राकेश भारद्वाज जी, जो अपने पलवल अलावलपुर गांव से हैं। तो राकेश जी, अभी ये जो मुद्दा चल रहा है UGC का, इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक बिल लेके आया है, ऐसा कानून बनाया है जिसमें कॉलेजों पे और यूनिवर्सिटियों में लागू हुआ है। तो क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये जो कानून है ये पहले से भी चल रहा था, लेकिन इसमें जो फेरबदल की है सरकार ने वो बिल्कुल निहायत ही गलत है। अब इसमें क्या है कि सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से ही अपराधी बना दिया गया है। अब एक मैं गवर्नमेंट से सीधा वार्तालाप करना चाहता हूँ कि कसाब था, कसाब को आप सब जानते हो, उसने 26/11 में क्या किया था, लेकिन उसके लिए भी कमेटी का गठन किया गया था, उसने किया नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को बिना किसी कार्रवाई के सीधा ही उनको वो बना दिया गया है अपराधी। तो इसमें एक ऐसा क्लॉज भी आया कि उसमें जो अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसमें उसके खिलाफ जो शिकायत करता है उसके खिलाफ कोई इसमें कानून नहीं बनाया कि उसको कोई गलत कंप्लेंट करने पे उसको कोई सजा का प्रावधान हो या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो।
इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, यही तो मैं उसी टॉपिक पे मैं आना चाह रहा था। तो इसमें क्या है कि हमारे बच्चों को अपराधी बना दिया गया है। अब इसमें देखना क्या है कि मान के चलो कि आपस में हम बैठे हैं, हम दो अलग अलग कास्ट के हैं और हम साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, हमारी किसी चीज़ पे बहस हो गई या जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो ये रूल है, रेगुलेशन बना है, इसमें जो शिकायत, झूठी शिकायत करता है उस पर कोई कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है इसमें, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, मैं वहीं तो आ रहा था धीरे धीरे आपके पास में, मतलब ये बात मेरी ख़त्म नहीं हुई। तो उसमें इन्होंने गवर्नमेंट को या तो ये रूल बना देना चाहिए कि भाई अगर ये आप वो झूठा मिलता है केस, तो उसके ऊपर कम से कम 10 से 15 लाख का पेनल्टी लगाओ, तो वो बंदा एक बार सोचेगा कि भाई ये मुझे करना है नहीं करना है। अब इसमें ऐसा कोई रूल बनाया नहीं गवर्नमेंट ने। जब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया नहीं है तो वो इसको, उसमें भी फिर उनको गवर्नमेंट से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब वो कुछ तो लालच के चक्कर में उसको लगाएंगे। अभी मैं एक 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें 10 साल में उस महिला ने अराउंड गवर्नमेंट से 45 लाख रुपए का एस्ट्रोसिटी एक्ट में हो रहा है। हाँ, तो वो 45 लाख रुपए का उसने मुआवजा लिया 10 साल में। क्या वो जिंदगी भर कमा पाएगी वो 45 लाख रुपए? अगर वो कहीं जॉब भी करेगी तो 45 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो जाती है 10 साल के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, और इसमें लोग, क्योंकि सरकार से मुआवजा इतना भारी मिल रहा है, पीछे जो 2018 में मोदी सरकार ने उसके और 3 गुना मुआवजा राशि बढ़ा के कर दी, तो कहीं ना कहीं इससे भी इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है। और अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पे जो अब आपका एक्शन क्या है, यूजीसी के ऊपर एक्शन क्या ले रहे हैं आप इस पे? देखिए, अभी हमारी 16 तारीख को एक रैली है पंचायत भवन बल्लभगढ़ से, निकल के सीधे एसडीएम ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे हम उनको ज्ञापन देंगे। और उसमें हमारे जितने भी साथी हैं मैं उन सबका आह्वान करना चाहता हूँ, बड़े शांतिपूर्वक हम ये करेंगे। अगर फिर भी वो उसके बाद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करना चाहेंगे आगे। और वो भी बड़े शांतिपूर्वक होगा, कि ये नहीं है कि पिछले हमने देखा था कि कहीं तोड़ फोड़ कर दी, तो वो सब चीज़ें हमारे इसमें नहीं होंगे, बड़े शांतिपूर्वक हम करेंगे। मतलब शांति मार्च, हाँ, बिल्कुल शांति मार्च करके आप आराम से जाएंगे। तो ये कहाँ, बल्लभगढ़ पूरे बाजार में आपको निकालना? हाँ, बल्लभगढ़ से हम निकलेंगे पंचायत भवन से, और ये रोड से होते हुए बड़े शांतिपूर्वक ढंग से, और इसका यूजीसी का बिल्कुल कट्टर विरोध प्रदर्शन करते हुए हम जाएंगे। तो आपको लग रहा है राकेश जी कि ये ज्ञापनों से सरकार मान जाएगी, या इस तरह की शांति से जो आप दे रहे हैं जो भी लोग, क्या सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिलहाल स्टे कर दिया है और इसमें 23 मार्च है, कुछ डेट इसमें लगी हुई है, तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। सरकार इसको कैसे वापस अभी तो ले नहीं पाएगी, कैसे आप कैसे दबाव बना पाएंगे सरकार पे आप? देखिए, पहले तो हम ज्ञापन देंगे, अगर उससे मान जाते हैं तो बहुत होगा। अभी देखते हैं क्या गवर्नमेंट लेके आती है उसमें फेरबदल के लिए, क्या नए नियम होंगे। अगर उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्रांतिकारी आंदोलन करना पड़ेगा हमें, हम मजबूर हैं। आप एक बात बताइए, आंदोलन सरकार के खिलाफ आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके प्रतिनिधि हैं, मैं अब सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ब्राह्मण हैं या राजपूत हैं या बनिया हैं, तो आपके प्रतिनिधि कहीं ना कहीं संसद में, विधानसभाओं में बैठे हुए, तो वो मौन क्यों हैं? ये बात मेरी अभी समझ में नहीं आ रही है। कहीं बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, कहीं आप देखो जो दलित नेता हैं, जिसमें चंद्रशेखर रावत है, मायावती है, पासवान है, चिराग पासवान है, उदित राज हैं, ये लोग खुल के इसमें सामने आ रहे हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। तो आपके लीडर कहाँ हैं? कहाँ हैं आपके लीडर? कौन है आपके लीडर? आप जरा मेरे को थोड़ा बताना, पूछना चाहता हूँ, बताओ। जो भी हमारे यहाँ एमपी हैं, एमएलए हैं, वो सारे बहुत अच्छे उसमें हैं और स्वर्ण समाज से भी हैं, लेकिन वो क्या है कि वो मूक और बधिर बने हुए हैं। बिल्कुल उन्होंने कान नाक आँख सब बंद कर रखा है। वो इस टॉपिक पे बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं की है, तो वो गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन इसका रीजन आप राकेश जी किस तरीके से लेके चल रहे हैं? क्या मतलब आपको वो अपना बंधुआ समझते हैं कि भाई ये तो हमें वोट देंगे ही, हमसे बाहर जाएंगे? उनको ये है कि भाई स्वर्ण समाज है, वो हमारे साथ है, जब हम वोट मांगने जाएंगे तो ये हमारे बटन पे क्लिक कर देंगे और हमें वोट मिल जाएगी। उनको ये पक्का हुआ पड़ा है। अब वो क्या है कि वो दूसरे जो है वर्ग है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के उसमें लगे हुए हैं, जो बिल्कुल भी गलत प्रोसेस है ये मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाय सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के, मेरे हिसाब से तो आपको अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ही पहले एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ होंगे जब तो आपसे सरकार से आपकी बात रखेंगे। इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? तो देखिए, जो है वो वैसे तो गलत ही है, क्योंकि उनको बोलना चाहिए। क्योंकि देखो, फ्रंट हमने उनको मुखिया बना दिया गया है कि भाई तुम फर्स्ट वो हो, तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। अब ये अगर नहीं बोलेंगे तो फिर नई पार्टी का गठन होगा, जो स्वर्ण समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य करेगी, और ऐसे जो बिल हैं उनके लिए बिल्कुल अगेंस्ट वो खड़े रहेंगे।
और तत्पर रहेंगे। अगर ये इस काम को कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर एक नई पार्टी का गठन होगा जिसमें स्वर्ण समाज और अन्य सभी जातियां मिलकर के इस कट्टरता जो फैला रखी है इन्होंने, वोट बैंक की जो राजनीति जो है, आप एक राजनीतिक राजनीतिक विकल्प में देने के बाद। अभी मैं पीछे एक हमारे जो पीसीएस अधिकारी हैं, इन्होंने भी इस्तीफा बरेली में दिया है, वो भी पीछे कोई राजनीतिक विकल्प